हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर टर्म 2 का जारी हुआ उसमें साइंस का सेट 3 का डिटेल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग को समझा भी देंगे, पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, इसी में समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप लोग जरूर इसको करके आओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बता दो दोस्तों, मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड बोर्ड में पहले ही कहा है कि मॉडल पेपर से अभ्यास करिए। ठीक है, स्कूलों को भी ये निर्देश दे दिया गया है, तो मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाला है, तो एक एक क्वेश्चंस को समझ लीजिए। देखिए आंसर याद करना जरूरी नहीं, उसको समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आप खुद से भी उसको लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आगे फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने दोस्तों आज आप लोगों के कारण हमारा ये परिवार 80,000 का हो चुका है। और दोस्तों ऐसे ही रहा प्यार तो हम लोग कुछ ही दिनों में 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर लेंगे, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बस दोस्तों ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे तरफ से रत्ती भर भी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दो ना, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर क्लास 10th का है दोस्तों, साइंस 40 मार्क्स का सेट 3। चलिए सवाल देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर दिया हुआ। आप लोगों को तो पहले ही बताएं कि इसमें 19 क्वेश्चन है और कितना कितना जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, और उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है, यानी कि विभवांतर जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, और चालक के बीच जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, कौन बनाए रखता है, बैटरी। अरे भैया बैटरी नहीं होगा तो वोल्टेज कहाँ से मिलेगा। तो याद रखिएगा बैटरी ही वो चीज़ होता है, डिवाइस होता है जो चालक के बीच वोल्टेज यानी कि विभवांतर को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर, यानी कि एमीटर बोलिए आमीटर बोलिए एक ही बात है, का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं आमीटर यानी जो उसको हम लोग धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। धारा यानी कि करंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आम बोलचाल में घर में करंट बोलते हैं, उसी को हिंदी में धारा बोलता है, मतलब साइंस की भाषा में। तो क्या होता है, आमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि आप लोग का जो आमीटर है हमेशा श्रेणीक्रम में संयुक्त होगा और वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम में। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को 100% रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो सोल्डर जो है दोस्तों वो टीन यानी कि SN तथा लेड यानी कि PB को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो सोल्डर किससे बना होता है, टीन और लेड को मिला करके सोल्डर बनाया जाता है, जो सोल्डरिंग करने के प्रयोग में आता है। आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं तो सोल्डरिंग करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के होंगे, यानी कि इनमें से कौन समजातीय श्रेणी का होगा। ध्यान से देखिएगा, तो समजातीय मतलब क्या, जिसका प्रकार्यात्मक समूह सेम होता है। अब यहां पर देखिए ये जो क्या हो गया, ये एल्केन समूह का हो गया, ये क्या हो गया, ये एल्कीन समूह का हो गया, ये किसका है, एल्केन समूह का है, और ये एल्काइन समूह का है। मतलब ये किसका है, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का, ये अलग अलग हो गया, तो ये तो भैया कट जाएगा। लेकिन ये दोस्तों जो दोनों है ये एल्केन समूह का है। कैसे हम पहचान रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। वैसे मैं ये चैप्टर जब आप लोगों को कुछ दिन में बताने वाला हूँ शॉर्ट में, इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्केन का ये फॉर्मूला CnH2n+2 में दोनों फिट बैठ रहा है, इसलिए दोनों एल्केन समूह का है। मतलब ये क्या है, समजातीय श्रेणी है, एक ही समूह से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए जैसे जब भी कार्बन, एल्केन में क्या होता है, कार्बन जितना होता है ना तो हाइड्रोजन उसका डबल से भी 2 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कार्बन 1 है उसका डबल 2 हो जाएगा, 2 से 2 ज्यादा 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का डबल 4 हो गया, 4 से 2 ज्यादा 6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पहचानते हैं। एल्कीन में कार्बन का डबल होता है हाइड्रोजन, और एल्काइन में जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन। याद रख लीजिए मेरी बात को, या फिर दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताया हूं। स्त्रियों और पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में यहाँ पर 1 मिनट
एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। याद रख लीजिए, स्त्रियों में दोस्तों एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। और इसी गुणसूत्र दोस्तों जब यही मिलता है तो इसमें लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, इससे पहले वाला मैं जब मॉडल पर आप लोगों को पढ़ाया था तब बताया था कि किस प्रकार एक्स एक्स के मिलने से क्या होता है, एक्स वाई के मिलने से क्या होता है। ठीक है, एक्स एक्स दोस्तों जब मिल जाता है, ठीक है, यानी जब निषेचन होता है और एक्स एक्स से मिल जाता है तो इसमें लड़की का जन्म होता है। और जब एक्स वाई से मिलता है, ठीक है, मतलब पुरुष अपना वाई डोनेट करता है तो इसमें लड़का का जन्म होता है। आप लोग बताओ दोस्तों, किसी भी लिंग निर्धारण करने में यहाँ पर स्त्री की कोई भूमिका नहीं होती है, मतलब स्त्री के पास सिर्फ एक्स ही होता है। तो एक्स दोस्तों यहाँ पर जब भी डोनेट होगा, इधर से एक्स और इधर से एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की का जन्म होगा। लेकिन पुरुष अगर अपना वाई देता है यहाँ पर तो ही लड़के का जन्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिथ्या झूठ है कि औरत लड़के को जन्म दे रही है, या फिर मतलब क्या कहें कि जिसके लिए दोष दिया था ना कि लड़की का जन्म हो रहा है, लड़के को जन्म, वो चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्त्रियों में के हाथ में कुछ नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, परितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दीजिए। अजैव घटक मतलब क्या, अरे भैया परितंत्र में वो सारा चीज जिसमें जीवन नहीं होता है। तो जीवन किसमें नहीं होता है, जल हो गया, मृदा हो गया, वायु आदि परितंत्र का अजैविक घटक का उदाहरण है। मतलब बहुत सारे चीज हो गया, आकाश वायु, ये सारा चीज क्या हो गया, वायु। उसके बाद जितना चीज मैंने लिख दिया जिसमें जीवन नहीं होता है वो क्या होता है, अजैव घटक होता है। और जैव घटक पेड़ पौधे हो गया, हम लोग हो गए, ये सारे जैव घटक है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है। यानी कि हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए घास खाया कौन, बकरी, ठीक है, बकरा। अब बकरा को कोई आदमी खा गया, तो अब प्रत्येक कोशीय स्तर में जो कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कार्बनिक पदार्थों का कितना होता है, ओनली 10%। मतलब 90% वो खुद एज्यूम कर लेता है, ठीक है, या फिर अपने वो दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाता है। और हम लोग जैसे खाएं किसको, मान लीजिए साग खाए, अब साग में जितना कार्बनिक पदार्थ है उसका 10% हमें मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ बात होता है। तो यहाँ समझ गए होंगे, देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंच पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बकरी खा गया कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे को, ठीक है, अब इसमें जितना कार्बनिक था वो बकरी लिया, इसका 10%। अब फिर बकरी जितना खाया, ठीक है, क्या बकरी जितना खाया उसका 10% कार्बनिक पदार्थ हमें मिलेगा। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पर 2 तार दिया गया दोस्तों, पूछा है कि किसका प्रतिरोध अधिक और क्यों। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए जो मोटा तार है, यानी कि यहाँ पर P और Q का नाम दिया गया है, तो आप लोग लिख सकते हैं तार P का प्रतिरोध कम होगा क्योंकि इसका अनुक्रस्त काट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। ये देखिए इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। याद रखिएगा, जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रतिरोध कम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग कोई रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और कोई पतला रास्ता है तो वहां पर आदमी का भीड़ क्या बहुत जमघट हो जाएगा, आदमी धीरे धीरे जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई चौड़ा रास्ता है तो वहां तो कोई रोक टोक ही नहीं होगा ना, आराम से जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होता है, बहुत आसान चला जाता है, तो प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होता है, और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है क्योंकि इसका एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है। समझ गए मेरी बात को? अब तक नहीं समझे हैं देन रिपीट। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक लिखिए। जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाता है, क्यों? यानी कि अपने दिशा से हट जाता है, मतलब डिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो बोला है क्या, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, मतलब देखिए 2-3 होता है। एक पहला आप लोग याद रखिए क्या, एम्पियर प्रति मीटर होता है। टेस्ला इसका फेमस है दोस्तों, आप लोग खाली टेस्ला लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा, या फिर आप वेबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप किसी एक को लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल कोई काटने वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक है, काटेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, धारावाही चालक मतलब कोई चालक है जिसमें धारा बह रहा है, कोई तार में अगर करंट बह रहा है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होता है की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा विद्युत धारा बहेगा उतना चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, जितना ज्यादा स्पीड धारा बहेगा उतना ही वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहां पर फिर क्या, सुई को डिफ्लेक्ट तो होना ही है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है तथा चमकदार होती है। क्या है ये सब? ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है तथा चमकदार होती है। और दोस्तों ये यहाँ भी ये भी लिख सकते हो कि ये जल्दी वायु से अभिक्रिया या नमी से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते हैं सोने का ज़्यादा, सोना जल्दी जंग नहीं लगता है, जल्दी क्या लगता ही नहीं है। तो इसलिए इन सब धातु का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और भैया आभूषण जब पहने गहना पहनेगा चमकदारी नहीं होगा तो क्या मजा आएगा? ठीक है, लोहे का गहना पहन के घूमिएगा चमकेगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताएं। तो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम है दोस्तों यहाँ पर हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ बोला है, याद दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई तत्व नहीं बोला है, प्राकृतिक पदार्थ बोला है, तो प्राकृतिक पदार्थ में हीरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाएं। तो यहाँ पर देखिए संरचना कैसे आप लोग को बनाना है। तो CH3OH है, तो ऐसे कीजिएगा C और यहाँ पे 3 को H दीजिएगा। 1 मिनट छोटा कर लो बबुआ। C हो गया, 3 तरफ 3 को H दे दीजिएगा। यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 1 H और यहाँ पर 1 CH3 हो गया। अब OH है ना, तो यहाँ पर O और यहाँ पर H, CH3OH, ये हो गया दोस्तों मेथेनॉल। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, ये HCHO है, तो इसको कैसे कीजिएगा? इसको कीजिएगा ऐसे पहले H दीजिएगा, फिर दे दीजिएगा C। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। देखिए H हो गया 2 गो, ऑक्सीजन हो गया 1 गो और हाइड्रोजन कार्बन हो गया 1 गो, HCHO ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कैसे, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसे बनाइएगा? तो पहले CH3 है, तो CH3 को पहले बांट लीजिए, कार्बन में 3 हाइड्रोजन दे दीजिए और इसका भूख को शांत कर दीजिए। ये भैया इसका पेट भर गया, अभी भी इसका पेट भरा नहीं है अभी इसको और एक चाहिए। ठीक है, तो फिर से और एक कार्बन है, तो यहाँ पर हम और एक कार्बन लगा दिए और यहाँ पर दोस्तों 2 ऑक्सीजन है ना, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर दीजिएगा इस तरह से और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर और उसके साथ हाइड्रोजन। ये कैसे ये हो रहा है मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी अभी बताऊंगा, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर सॉल्यूशन में आप लोग को दिक्कत होगा। तो ये चीज़ हो गया, इतना कर दिए, 3 नंबर मिल गया। गेट इट। नेक्स्ट क्या होगा, यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। पोषी स्तर के अगर किसी एक पोषी स्तर के जितने सारे जीव है सबको अगर हम समाप्त कर दें तब क्या होगा? तो देखिए यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। आप लोग समझे नहीं मेरी बात को, लेकिन अब समझ जाइए। देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर घास है। ठीक है, अब घास को क्या कोई यहाँ पर टिड्डा यानी कि कोई कीट खा रहा है। अब इस कीट को मान लीजिए मेढक। ठीक है, इस कीट को यहाँ पर मेढक खा रहा है। ठीक, ये जो कीट है यहाँ पर उस कीट को मेढक खा रहा है और इस मेढक को यहाँ पर सांप खा जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, किसी एक पोषी स्तर को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब हम इस मेढक को, जितने सारे दुनिया में मेढक सबको मार दिए, किसको नहीं छोड़े, चुन चुन के सारे मेढक को पकड़ के गोली मार दिए। ठीक है, पकड़ के, मतलब मेढक इसका कहानी इस दुनिया से समाप्त हो गया। अब क्या होगा, अब ये मेढक क्या करता था, इस कीटों को खाता था। ठीक है, कीटों को खाता था ना, तो कीटों की संख्या घटती थी तो पौधे भी ठीक रहते थे, मतलब संतुलन रहता था। अब क्या होगा, कीटों की संख्या अत्यधिक रूप से बढ़ने लगेगी, मतलब अब इसको खाने वाला रहा ही नहीं कोई, इसको मेढक खाता था। ठीक है, मतलब मेढक जिन कीटों को खाता था वो कीट अब मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और क्या होगा, ये सांप भी अब मरने लगे क्योंकि सांप अब मेढक को खाते, अब सांप को भी मेढक नहीं मिल पाएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसी प्रकार का यहाँ हो रहा है। तो सांप भी अब धीरे धीरे क्या मरने लगेंगे, तो यहाँ पर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, कीटों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक जरूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीके से योगदान दे सकते हैं। भैया योगदान तो आप बहुत तरीके से दे सकते हो, बट देते हो क्या? नहीं देते हो तो आज से देना शुरू कर दो। ठीक है, दे सकते हैं। 2 तरीके निम्नलिखित है। क्या है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। मतलब अजैव निम्नकरणीय मतलब क्या, प्लास्टिक हो गया, मतलब जो कचरा का निपटान नहीं होता है, प्लास्टिक सालों साल चलता रहता है ना, अब मिट्टी में दे भी दीजिएगा तो भी वो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। तो वही चीज़ अजैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होगा उसका कम से कम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या,
अजैव निम्नलिखित पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके उसे फिर से प्रयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए अजैव निम्नलिखित पदार्थ अगर थोड़ा बहुत आप कर भी लेते हो तो क्या उसका पुनः चक्रण करना चाहिए कि एक ही प्लास्टिक को फिर पुनः चक्रण करके उसी को यूज हो। ऐसा नहीं कि उसको यूज किए फेंक दिए मिट्टी में, मिट्टी प्रदूषण हो रहा है, जहां फेंक दिए वायु में जला दिए वायु प्रदूषण हो रहा है, वैसा नहीं, उसका पुनः चक्रण करके फिर से उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय कर, बहुत सारे उपाय आप लोग खुद ही समझदार हैं। अब कचरा से प्रबंधन की समस्या के लिए कुछ बताना नहीं पड़ेगा, इतना आसान सा सवाल है। नेक्स्ट है एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? अब देखिए क्या बोल रहा है, उपार्जित लक्षण मतलब क्या, ध्यान से देखिए इधर। एकल जीव द्वारा, यहां पर एकल होगा, ठीक है, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण हो। उपार्जित लक्षण क्या क्या है, जैसे लंबे नाखून हो गया, मांसपेशियां हो गया, अनुभव हो गया। मतलब मान लीजिए कोई आदमी का लंबा लंबा नाखून है, उसका एकदम मसल्स है, पूरा हट्टा कट्टा बॉडी है, उसका अनुभव भी है, मतलब अच्छे अच्छे कार्यों का अनुभव है। अब ये सारा चीज उसके बेटों में थोड़ी ना ट्रांसफर हो जाएगा कि भैया उसका बेटा हुआ तो उसको भी बचपन से अनुभव होने लगा, उसका एकदम पूरा बॉडी सॉडी लेके जन्मा, नहीं ना हो सकता ऐसा, उसका भी उसके बाप जैसा नाखून होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें दोस्तों वंशानुगत नहीं होती है, उसमें डीएनए मतलब का कार्य नहीं होता। आगे देखिए क्या यहाँ पर कि आदि में किसी भी प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ और जीन गुणसूत्र नहीं पाया जाता। मतलब इसमें दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता इन सब चीजों में, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। अनुभव भैया कहां से आप इसमें अनुवांशिक पदार्थ लाइएगा, तो गुणसूत्र नहीं पाया जाता। यही कारण है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा अनुवंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्य तौर पर वही लक्षण हस्तांतरित होते हैं जिनका अनुवांशिक आधार पर जीन अथवा गुणसूत्र होते हैं। मतलब जिनमें जीन होता है, जिनमें डीएनए होता है, ठीक है, जिनमें डीएनए होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, बट मैं आप लोगों को सभी का दूंगा क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ओम का नियम क्या है और इसको सत्यापन 5 नंबर में दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इसको। देखिए मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इसका प्रूफ भी कर दूंगा। तो देखिए क्या है, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब कोई चालक तार है, ठीक है, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है, यहां से एक बैटरी कनेक्ट होगा, तो यहां जो विभवांतर होगा इसके सिरों के बीच का वो क्या होगा, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा धारा रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पर विभवांतर भी रहेगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हो कि जितना ज्यादा विभवांतर रहेगा उतना ज्यादा धारा रहेगा। मतलब समानुपाती, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने पर दूसरा भी घट जाएगा। तो ये दोस्तों ओम का नियम कि नियत ताप मतलब ताप को बदलेगा नहीं, सेम ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब इसका सत्यापन करते हैं, आइए ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए ओम के नियम यहाँ पर को लिख दीजिएगा, ठीक है। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक बैटरी, आमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी तथा प्रतिरोध को चित्र के अनुसार सजाते हैं, ठीक है। जैसा भी चित्र हम दिखाएंगे उस अनुसार हम ये सारा चीज को सजाएंगे। तो इसको बैटरी को, आमीटर को जिससे हम धारा मापते हैं, वोल्टमीटर को जिससे हम वोल्टेज मापते हैं, कुंजी यानी कि जो स्विच घर में हम लोग ऑन ऑफ के लिए यूज करते हैं, और प्रतिरोध मतलब कोई एक नाइक्रोम का तार को। प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा को आमीटर, मतलब प्रतिरोध में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको हम लोग आमीटर से मापेंगे, और उसके बीच का जो विभवांतर होगा उसको हम लोग किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बैटरी इत्यादि चित्र के अनुसार सजा दिया गया है। यहाँ पर इसको आप एक बैटरी चित्र के अनुसार सजा दिया गया है, ये आपको छोड़ दीजिए, आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये ऐसे ही है। अब देख लीजिए आप लोग फिगर को, ये देखिए फिगर आप लोग का दिया हुआ है, सेम जैसा मैं बता रहा हूं आप लोग इसको एग्जाम में छाप दीजिएगा, मतलब समझ करके, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या, एक प्रतिरोध लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने आमीटर को जोड़ दिया है। आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा था, याद रखिएगा, समान श्रेणी क्रम में। यहाँ पर एक कुंजी को लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक आप लोग का बैटरी लगा हुआ है, और इसको आगे जाके एक वोल्टमीटर यहाँ पर जोड़ दिया गया है जिसको पार्श्व क्रम में जोड़ा है प्रतिरोध के साथ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बैटरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना बैटरी, सिर्फ एक बैटरी अभी जोड़ेंगे। अब क्या देखेंगे, जब कुंजी को हम लोग ऑन कर देंगे ना, अब कुंजी को क्या ऑन कर दी, चलिए टिप कर दिए, अब ऑन, अब धारा बहने लगा,
ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर धारा को मापेंगे और यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर में के थ्रू से वोल्टेज को नापेंगे। ठीक है, अभी एक बैटरी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बैटरी में आपका जब है यहाँ पर वोल्टेज कितना 5 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, और मान लीजिए धारा यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर धारा जा रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, अब क्या किए हम, दो बैटरी जोड़ दिए। ठीक है, अब ध्यान सुनिए मेरी बात को, अब क्या कर रहे हैं, अभी मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आपको लिखा वाला भी दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब क्या कर दिए, एक बैटरी की जगह हम क्या कितना दो बैटरी जोड़ दिए हैं, तो दो बैटरी जोड़ दिए तो कितना हो गया मेरा वोल्टेज, अब 10 वोल्ट का हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10 वोल्ट का। और हम लोग अब चेक कर रहे हैं कि हम लोग का आमीटर भी कितना रीडिंग दे रहा है, यहां पर जो आमीटर है जो धारा माप रहा है वो भी कितना दे रहा है, अब ये 20 एम्पियर का दे रहा है। मतलब समझ रहे हो कुछ बात, कि जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं वैसे ही मेरा इधर धारा बढ़ गया। इसी प्रकार हम 3 बैटरी जोड़ देते हैं तो 5 तिया 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और तब हमारा धारा भी कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 30 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब जब हम लोग बैटरी की संख्या बढ़ाते हैं जितना, उसी प्रकार उसका धारा भी बढ़ते जाता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या पता चलता है कि हाँ इन दोनों में रिलेशन है, और क्या रिलेशन है, समानुपातिकता का, कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखावट के रूप में देख लेते हैं। अब तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले परिपथ में हम एक सेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक बैटरी, आप लोग सेल या बैटरी जो बोलना है, एक मतलब बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी बनता है। ठीक है, जब कुंजी ऑन किया जाता है तो बैटरी से धारा I प्रभावित होने लगती है तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का अंतर क्या है, V हो जाता है। इसके बाद जब हम लोग एक सेल की बजाय 2 सेल प्रयोग, हम लोग मैंने बैटरी कहा था तो आप लोग सेल भी कह सकते हो, बैटरी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलाकर एक बैटरी बनता है। तो आप लोग सेल अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बैटरी भी बोल सकते हो, या सेल आप लोग को जो मर्जी है लिखिए। ठीक है, एक सेल की बजाय 2 सेल को जोड़ते हैं तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसा भी दिखाया आप लोग को मैंने कि 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट हो गया, तो 10 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर। इसी प्रकार जब हम सेल की संख्या को और बढ़ाते हैं तो धारा में और परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, कि विभवांतर में परिवर्तन के साथ धारा में भी परिवर्तन होता है, अर्थात प्रतिरोध यहाँ पर के सिरों होगा। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर लिख दीजिएगा। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, मतलब जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ता है, और विभवांतर घटाते हैं तो धारा भी घटता है। और इसे ही दोस्तों ओम का नियम कहते हैं। और जब हम लोग इस क्रियाकलाप को करके देखेंगे तो प्रत्येक बार हमें दोस्तों V बटे I का जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा मिलेगा। इस तरह से दोस्तों V और I का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर एक सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ को भी इंडिकेट कर सकते हो चाहोगे तो, कोई दिक्कत। तो यही दोस्तों आप लोग का सत्यापन हो गया। आशा करता है एग्जाम में जितना मैंने लिखा उतना अगर लिख देंगे तो एक भी नंबर कोई कटने वाला नहीं होगा। अगला सवाल है, 4 प्रतिरोधों 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो। तो भैया आप लोग जानते हैं जब कुल प्रतिरोध अधिकतम निकालना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ही लिखे हैं, सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होगा। और दूसरा में सभी प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में, ठीक है, यहाँ पर सभी प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम लिखिए या फिर आप समांतर क्रम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा। गेट इट। और पूछा है कि न्यूनतम और अधिकतम का गणना भी करें, तो चलिए गणना भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना, तो सबसे पहले हम अधिकतम प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो सब हम क्या किए, R1 इतना, R2 इतना, R3 इतना, R4 इतना है। श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के आ जाएगा 30 ओम, जो कि हम लोग का क्या हो गया, अधिकतम प्रतिरोध। अब न्यूनतम करना है तो सभी को पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। तो न्यूनतम प्रतिरोध की गणना क्या करेंगे, हम पार्श्वक्रम वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस, आप लोग ऐसे लिखिएगा, मैंने यहाँ पर उस तरह से लिखा है नहीं इसलिए नहीं लिखा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। R1 का है 4, R2 का है 8, R3 का है 12, R4 का है 6। सभी को यहाँ पर जो कैलकुलेट कीजिएगा, एलसीएम जो लाइएगा दोस्तों, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और ऊपर में 6 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 4। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा। तो सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 15/24 आ जाएगा, जो कि आप लोग का 1/R का वैल्यू आएगा। तो R का वैल्यू निकालिएगा तो 24/15 हो जाएगा, और उसको काट दीजिएगा तो 8/5 हो जाएगा। 3 8 24 और 3 5 15, 8/5 आंसर आ गया।
नेक्स्ट है मिसेल क्या है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मिसेल क्या है दोस्तों, जब साबुन को जल में घुलते हैं तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। साबुन के अणु क्या विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है, इस प्रकार से हर एक तरफ, ठीक है, इस प्रकार से। इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तो दूसरा आयनिक सिरा जल के बाहर होता है। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ये जो संरचना हो गया, ठीक है, इसी संरचना को दोस्तों हम लोग मिसेल कहते हैं, जिसका एक सिरा जल के अंदर होता है, दूसरा आयनिक सिरा जल के बाहर होता है। अब देखिए, साबुन के अणु में एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बनिक सिरा होता है। कार्बनिक सिरा तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है और आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है। जब हम लोग किसी कपड़े को धोते हैं तो क्या होता है, जो कार्बनिक सिरा होता है वो तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है और जो आयनिक सिरा होता है वो पानी की तरफ होता है, जिससे मिसेल का निर्माण होता है। ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें उसका आंसर है, ठीक है, कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होती है। ठीक है, इस प्रकार का गुच्छा बनता है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार के गुच्छा बनता है यहाँ पर, ठीक, ये गुच्छा बन जाता है यहाँ पर, और इसी को दोस्तों हम लोग मिसेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आयनिक सिरा होता है, कार्बनिक सिरा होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक सिरा किसका जुड़ जाता है, तेल के साथ जुड़ जाता है, जो मैला है उसके साथ, और आयनिक सिरा जल में रहता है। और एक सवाल था लास्ट वाला इसमें क्या, कि इथेनॉल में पानी जैसी पोलैरिटी नहीं होती है और इसीलिए इथेनॉल में मिसेल नहीं बन सकता है। ये सवाल हो गया आप लोग का। और नेक्स्ट सवाल है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते। दोस्तों ये वाला सवाल आप लोग का इससे पहले वाले सेट में मैंने आपको करा चुका था। क्या होता है वंशानुगत लक्षण, कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। मतलब आपका लक्षण, आपके पिताजी में जो लक्षण था वो आप में आया होगा वो लक्षण। ठीक है, यह डीएनए पर निर्भर करती है। बिना डीएनए मतलब जिन चीजों में डीएनए है वही लक्षण यहाँ पर ट्रांसफर होता है, बाकी कोई नहीं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसे ही दोस्तों वंशानुगत लक्षण कहते हैं। मतलब एक वंश से दूसरे वंश, मतलब उसी वंश में आता रहता है। नेक्स्ट क्या है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो देखिए, मेंडल ने जब दो विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधे का चयन किया, उसमें एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया और उनसे पौधे उगाए। ठीक है, लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संकरण कराकर प्राप्त संतति में लंबे एवं बौने पौधे की गणना की, देखा कि कौन लंबा कौन बौना। लेकिन क्या हो गया, जो प्रथम संतति में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था। मतलब हो गया ना कि एक लंबा था और एक नाटा था। आप लोग कह सकते हैं कि एक लंबे लड़के से अगर एक नाटी लड़की की शादी करा दे तो उसके बीच का यहाँ पर एक लड़का पैदा होगा। लेकिन उस तरह यहाँ पर मटर के पौधों में नहीं दिखा। ठीक है, मीडियम टाइप का नहीं दिखा। क्या दिखा, या देखिए, प्रथम संतति में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण दिखाई दिया, मतलब लंबा और जो बौना लक्षण था सिर्फ लंबा लक्षण ही दिखाई दिया। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब F2 में, ठीक है, फिर से यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में जब संकरण कराया, ठीक है, तो सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि उनमें से एक चौथाई बौने पौधे भी थे। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के दो विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या है। तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते उसे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। ठीक है, जो जैविक में अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो भी चीज यहाँ पर अपघटन नहीं होता है उसे अजैव निम्नकरणीय कहते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता। उसके बाद सवाल है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव, यहाँ पर अजैव होगा। ठीक है, अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या, सबसे पहला समस्या क्या, कि अजैव निम्नकरणीय कचरे से जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा, पानी पीने योग्य नहीं होगा। नदी नालों में इस कचरे के कारण पानी का बहाव रुक जाएगा। प्लास्टिक की थैलियों को जानवरों द्वारा खा लिए जाने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और क्या, कि मृदा कृषि योग्य नहीं रहेगी, भूमि उत्पादकता कम हो जाएगा। मान लीजिए प्लास्टिक यहाँ बिखरा रहेगा, ठीक है, तो वो फिर प्रदूषित कर देगा मिट्टी को, फिर भूमि उत्पादन की योग्य नहीं रह जाएगी, और इनके कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा, वायु जहरीली भी हो जाएगी। समझ रहे, इतना सारा यहाँ पर चीज है। यहाँ पर अजैव, अगर हम लोग अजैव निम्नकरणीय कचरे का यूज यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों ये सारा चीज था आप लोग का सेट 3। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा। सभी को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर जितना संभव हो सके मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कुछ डाउट लगा तो कमेंट में जरूर बोलेगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने की कोशिश करूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू दोस्तों। इस प्रकार के प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हर एक मॉडल का सोल्यूशन जल्द से जल्द हम उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।